साहिल बटा तापस उसे अच्छे से नोटिस कर रहा था, लेकिन युक्ति ने ऐसी कोई हरकत नहीं की जिससे उस पर शक आए। दोपहर के 2 बज रहे थे और लंच का टाइम हो गया। युक्ति साहिल के पास आई और बोली, लंच करने चलोगे? हिचकिचाते हुए साहिल वही खड़ा रहा। क्या हुआ? युक्ति ने पूछा। वो मैं बाहर खा लूंगा। लंच लेकर नहीं आया? साहिल ने कहा। ओह, कोई बात नहीं, आज मेरे बॉक्स से खा लेना। कल से मम्मा से कहकर बनवा लेना, युक्ति ने स्माइल करते हुए कहा। तापस साहिल को तो याद भी नहीं आखिरी बार उसकी माँ गिरिजा दीवान ने कब खाना बनाया था। घर पर इतने नौकर होते हैं और सोसाइटी का इतना काम कि गिरिजा जी के पास वक्त नहीं मिलता किचन में जाने का। वो कहते कहते साहिल रुक गया। क्या हुआ? युक्ति ने पूछा। पुणे में मैं अकेला रहता हूँ। माँ पापा दूसरे शहर में रहते हैं, साहिल ने मासूम शक्ल बनाते हुए कहा। लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं कोई मेस का इंतजाम कर लूंगा। रोज रोज बाहर का नहीं खा सकता, साहिल ने कहा। लेकिन सच तो ये है कि जिस होटल में तापस रुका है उस होटल का एक शेफ सिर्फ तापस के लिए रखा है। उसे जो चाहिए जब चाहिए बना कर देता है। हम साहिल यादव, लगता है तुम्हें खाना बनाना सीख लेना चाहिए। पुणे में रहकर सब कुछ सीखना होगा बॉस। बाहर का खाना हेल्दी नहीं होता। और जब तक तुम सीख नहीं लेते मैं तुम्हारे लिए लंच ले आऊंगी, युक्ति ने कहा। युक्ति का ये स्वीट जेस्चर देख साहिल का दिल पिघलने लगा। अरे नहीं, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं बाहर से खा लूंगा और जल्दी सीख भी जाऊंगा, साहिल ने कहा। ठीक है, सीख लेना, लेकिन तब तक मेरे साथ मेरा लंच खाओ। वैसे भी बहुत सारा लेकर आई हूँ। मेरी बहन ने आज मेरा बॉक्स पैक किया है और वो भी भर भर के। अगर मैंने बॉक्स खत्म नहीं किया तो उसे बुरा लगेगा। अब हम उसे बुरा तो फील नहीं करा सकते ना? युक्ति पलके झपकते हुए बोली। नहीं, हम उसे बुरा फील नहीं करा सकते, साहिल ने कहा और दोनों हंसते हुए लंच करने चले गए। लंच करते वक्त मानेक, वैशाली, श्वेता और नवीन भी आ गए। हे युक्ति, मानेक ने कहा और उसके पास बैठ गया। हेलो मानेक, तुम साहिल से मिल चुके हो फॉर्मली, अब एज ए दोस्त मिल लो, युक्ति ने कहा। हे मेट, साहिल ने कहा। मेट? इंटरेस्टिंग, मानेक ने कहा और साहिल को देखने लगा। आई मीन हे दोस्त, साहिल ने कहा। साहिल बटा तापस भूल गया था कि वो एक्टिंग कर रहा है और अपनी ब्रिटिश वाली अंग्रेजी बोलने लगा। तो पहला दिन कैसा रहा? नवीन ने पूछा। बढ़िया था। युक्ति अभी भी मुझे सीखा रही है, साहिल ने कहा। युक्ति इस शॉप की जान है। इसे सारी चीजें पता रहती है। क्या चीज कहाँ है और स्टॉक कितने हैं, सब बाय हार्ट, श्वेता ने स्माइल करते हुए कहा। बहुत बहुत तारीफ हो गई। चलो अब चुपचाप खा लो, युक्ति ने कहा और सब खाने लगे। शाम को 8 बजे युक्ति घर जाने लगी तो साहिल ने पूछा, काम हो गया? हाँ, मैंने अकाउंट्स भी टैली कर दिए हैं। वैसे 10 बजे तक नवीन रहेगा और दुकान बंद करके जाएगा। हम लड़ियों को 8 बजे जाने का परमिशन दिया है मैनेजमेंट ने, युक्ति ने कहा। ओह, ये अच्छी बात है, सेफ्टी भी इम्पोर्टेंट होती है, साहिल ने कहा। हाँ, वैसे तुम कहाँ रहते हो? कैसे वापस जाओगे? युक्ति ने पूछा। सच तो ये था कि साहिल पास के 5 स्टार होटल में रह रहा है और उसके एक फोन कॉल से उसका ड्राइवर आकर उसे पिक अप करके जाएगा। लेकिन वो ये सब नहीं कह सकता। मैं फिलहाल एक खोली में रहता हूँ। बहुत जल्द एक घर किराए पर ले लूंगा, साहिल ने कहा। और अच्छा, ठीक है, मैं चलती हूँ। और ध्यान से वापस जाना। कोई जरूरत पड़े तो मुझे फोन करना, ये लो मेरा नंबर, युक्ति ने नंबर देते हुए कहा। थैंक यू युक्ति, साहिल ने कहा और बाय किया। युक्ति के जाने के बाद साहिल का शक अब यकीन में बदल गया कि युक्ति ही अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ करती है।
दिन के आखिर में युक्ति ही अकाउंट्स टैली करती है और जो बचे कुछ रहते हैं वो सुबह को टैली करती है। इससे साफ पता चलता है कि युक्ति के पास अकाउंट्स का पूरा एक्सेस है। तभी साहिल को याद आया जो सुबह श्वेता ने कहा था, युक्ति इस शॉप की जान है। इसे सारी चीजें पता रहती है, क्या चीज कहाँ है और स्टॉक कितने हैं, सब बाय हार्ट। अब जो इंसान शॉप के बारे में इतना सब जानता है उसे घोटाला करने में दिक्कत भी नहीं होगी। हो ना हो युक्ति ही कुछ कर रही है, युक्ति पर नजर रखनी होगी, साहिल ने खुद से कहा और मेंस के कपड़े ठीक से रखते हुए शुक्ला से कहकर होटल के लिए निकल गया। युक्ति घर पहुंचकर फ्रेश हुई और किचन में आकर खाना गरम करने लगी। आज बाबा अपने कमरे में बैठे पुराने गाने सुन रहे थे और खुशी अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी। खुशी डिनर रेडी है, बाबा को लेकर आओ, आवाज लगते हुए युक्ति ने कहा। ओके दी, खुशी ने कहा और बाबा को ले आई। तीनों बैठकर खा रहे थे तभी बाबा ने कहा, युक्ति मैं सोच रहा था हमारे छत पर जो एक कमरा है उसे भाड़े घर दे देंगे, इससे थोड़ी एक्स्ट्रा आमदनी भी आ जाएगी। लेकिन बाबा इसकी क्या जरूरत है, मैं कमा रही हूं ना, युक्ति ने कहा। तुम कमा रही हो लेकिन अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो हमारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? सोच रहा हूँ एक्स्ट्रा 5,000 आएंगे तो सेविंग हो जाएगी, बाबा ने कहा। पर बाबा, युक्ति आगे बोलने को हुई लेकिन खुशी उसे रोकते हुए बोली, ताई प्लीज, आप ऑलरेडी पूरा घर संभालती है तो थोड़ी बहुत हम भी कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। मुझे भी पड़ोस वाली आंटी ने पूछा है कि मैं फ्री टाइम में उसके बेटे की ट्यूशन दूं, इससे मुझे भी एक्स्ट्रा पॉकेट मनी मिलेगी और कॉलेज की फीस भी हो जाएगी। नहीं खुशी, मैं हूं ना, मैं संभल लूंगी सब कुछ, तुम प्लीज ऐसा कुछ मत करो, झल्लाते हुए युक्ति ने कहा। युक्ति, बस तुम्हारी शादी हो जाएगी कुछ महीनों में, उसके बाद हम क्या करेंगे, कहाँ से आएंगे पैसे, बाबा ने डांटते हुए कहा। बाबा मैं शादी ही नहीं करूंगी, युक्ति ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे तुमसे और बहस नहीं करनी है युक्ति, मैं ऑलरेडी तुम्हारे लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। रही बात उस कमरे की तो किराएदार को ढूंढना शुरू करो और खुशी तुम ट्यूशन्स लेना शुरू करो, कहकर बाबा खाना खत्म कर अपने कमरे में चले गए। खुशी युक्ति के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली, ताई, हर कोई आपके एक्स जैसे नहीं होता, बाबा पर भरोसा रखिए, वो जिसे भी ढूंढेंगे अच्छा ही ढूंढेंगे। खुशी की बात सुन युक्ति की आंखों में आंसू आ गए। युक्ति 22 साल की थी जब उसे एक लड़के से प्यार हुआ। युक्ति को उस लड़के ने प्रपोज किया और युक्ति ने हाँ भी कर दी। बाबा भी खुश थे और खुशी भी, क्योंकि उन दोनों की शादी तय हो गई थी और 6 महीने में होने वाली थी। लड़के ने संभोग की मांग की। युक्ति ने खुशी खुशी अपना सब कुछ उस पर निछावर कर दिया। धीरे धीरे कर लड़का बड़ी बड़ी चीजें मांगने लगा, जैसे कि बाइक, टीवी, फ्रिज और ना जाने क्या क्या। पूछने पर वो कहता, बेबी ये हम दोनों के लिए ही तो है, शादी के बाद तुम ही इन्हें यूज करोगी, तो अभी से लेकर रखते हैं। युक्ति उसकी बातों में आकर अपनी सेविंग्स, घर के सामान और शादी में स्पेंड कर दिया। और शादी के दिन मंडप पर युक्ति सज धज के उसका वेट करती रही, लेकिन बारात कभी आई ही नहीं। लड़का और उसके घर वाले कहीं नजर नहीं आए। युक्ति के खरीदे गए सामान भी गायब। युक्ति के बाबा इसे सहन नहीं कर पाए और उन्हें हार्ट अटैक हुआ। तब से युक्ति ने घर की जिम्मेदारी ले ली और बाबा की रिटायरमेंट मिल गया। आज युक्ति 25 साल की है, लेकिन पास्ट की कड़वी यादों ने कभी उसे मूव ऑन करने ही नहीं दिया। वो सबसे अच्छे से बात तो करती है, लेकिन जैसे ही बॉयफ्रेंड, प्यार या शादी की बात आती है युक्ति चिढ़कर चली जाती है। युक्ति को झूठ बोलने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। अपनी असलियत छुपकर दोहरी जिंदगी जीने वालों से बेहद नफरत है। ऐसे लोगों को युक्ति कभी माफ नहीं करती।
अगले दिन युक्ति काम पर जाने से पहले बाबा के पास आई और सॉरी बोलकर चली गई। बाबा भी युक्ति को समझते थे और जल्दी से मान गए। सुपरमार्केट पहुंचकर युक्ति काम पर लग गई। कल ही वुमेन सैनिटरी का नया माल आया था। उन्हें निकल शेल्फ पर अच्छे से रख रही थी जब पीछे से साहिल ने कहा, गुड मॉर्निंग युक्ति, आज का क्या लेसन है? पीछे मुड़कर युक्ति ने साहिल की ओर देखा और कहा, गुड मॉर्निंग साहिल, आज मैं विमेन सेक्शन सिखाती हूँ। बैठो। सामने रखे पैड्स को देख साहिल असहज महसूस करने लगा। क्या सोच रहे हो? आओ बैठो। एज ए शॉप एग्जीक्यूटिव आपको सारे सेक्शंस के बारे में जानकारी रखनी चाहिए, चाहे वो लड़कियों की पैड्स हो या लड़कों की कंडोम। युक्ति ने कहा। हाँ, तुम सही कह रही हो, साहिल ने कहा और हाथ बटाने लगा। अगले 1 घंटे में साहिल ने सैनिटरी सेक्शन के बारे में सीखा। उसके बाद उसे मेंस क्लोथिंग सेक्शन भेज दिया जहां वो कल काम कर रहा था। लंच के दौरान नवीन ने साहिल से पूछा, भाई, कोई मकान मिला क्या भाड़े पर? नहीं यार, अभी तक नहीं। एक छोटा सा कमरा भी चल जाएगा, लेकिन बैचलर हूँ तो कोई देने की तैयार ही नहीं है। साहिल उदास होते हुए बोला। कोई नहीं भाई, बहुत जल्द मिल जाएगा, नवीन ने कहा। तभी युक्ति को याद आया कि उसके घर के ऊपर भी कमरा खाली है। वो साहिल को ठीक से जानती तो नहीं, लेकिन यहीं काम करता है तो डर भी नहीं। साहिल, मुझे एक खाली कमरे के बारे में पता है, मेरे साथ चलना चाहोगे उसे देखने? युक्ति ने पूछा। ऑफ कोर्स युक्ति, अगर कोई डिसेंट सा घर मिल जाए वही काफी है मेरे लिए। वैसे रेंट कितना है? साहिल ने पूछा। वैसे भी साहिल बटा तापस को फर्क नहीं पड़ता कितना रेंट है। जब अकाउंट में करोड़ों पड़े हो उन्हें चंद हजारों से क्या फर्क पड़ेगा? महीने का 5,000 है। चलेगा? युक्ति ने पूछा। हाँ यार, चल जाएगा। कहाँ है ये घर? साहिल ने एक्साइटेड होते हुए पूछा। झिझकते हुए युक्ति ने कहा, वो एक्चुअली मेरे घर के ऊपर ही एक कमरा खाली है, अगर तुम देखना चाहो तो। साहिल युक्ति के बारे में और जानना चाहता था और अपना शक क्लियर करना चाहता था। अगर सामने से युक्ति खुद उसे घर बुला रही है और उसके इन्वेस्टिगेशन को और इजी कर रही है तो भला साहिल कैसे मना करता? तब तो और भी अच्छा है। तुम मुझे जानती भी हो तो रेंट देने में दिक्कत नहीं होगी, साहिल ने कहा। या अगर चाहो तो आज शाम घर आ जाओ, कमरा देख लेना, युक्ति ने कहा। डन डील, साहिल ने कहा और मन ही मन मुस्कुराने लगा। शाम को काम खत्म कर युक्ति और साहिल युक्ति के घर के लिए निकल गए। रास्ते में युक्ति अपने घर और परिवार वालों के बारे में बताने लगी। बाबा को तुम बहुत पसंद आओगे, उन्हें जिम्मेदारी उठाने वाले अच्छे लगते हैं। युक्ति घर के अंदर आते हुए बोली। आई होप सो, साहिल ने कहा और उसके पीछे अंदर आया। युक्ति का घर बेहद ही छोटा लेकिन सुंदर था। बाबा का कमरा नीचे के फ्लोर पर ही था क्योंकि वो ऊपर जा नहीं सकते थे। फर्स्ट फ्लोर पर युक्ति का बड़ा कमरा था और उससे लगकर खुशी का कमरा। छत पर एक खाली कमरा था जिसमें एक क्वीन साइज बेड और बड़ा सा बाथरूम बनाया गया था। इस कमरे की एंट्री घर के दूसरे तरफ से है। घर के बाहर लेफ्ट साइड में सीढ़ियां डायरेक्ट छत पर जाती है। इन एंट्री से ले जाते हुए युक्ति उसे कमरे में ले गई और पूछने लगी, तुम कमरे को देख लो अच्छे से, अगर अच्छा लगा तो बात करते हैं, युक्ति ने कहा और छत की दूसरी ओर जहां उसने कपड़े सुखाए थे उसे निकालने लगी। साहिल का बाथरूम भी इस कमरे जितना छोटा नहीं था, लेकिन मजबूरी में उसे रहना पड़ रहा था। कमरे के अंदर जा साहिल ने देखा कि एक बेड और एक कबर्ड ऑलरेडी रखा गया है। अटैच्ड बाथरूम भी है और कमरा काफी साफ सुथरा है। साहिल को कमरा पसंद आया तो युक्ति से जाकर बोला, मुझे ये कमरा पसंद है, तुम्हारे बाबा से भी एक बार मिल लेना चाहता हूँ, उसके बाद डिस्कस करेंगे। श्योर,
चलो नीचे बाबा से भी मिलाती हूँ, कहकर युक्ति साहिल को नीचे ले गई। घर के अंदर जा खुशी को बाहर बुलाया और कपड़े अंदर रखने को दिए। तुम यहाँ बैठो, मैं बाबा को बुला लाती हूँ, युक्ति ने साहिल को सोफे पर बिठाते हुए कहा। साहिल उसके घर को चेकआउट करने लगा। घर बड़ा नहीं था लेकिन काफी सुंदर से सजाया था। घर में डिजाइनर फर्नीचर और कारपेट नहीं थे लेकिन जो भी सामान था सब कारीगरी से बनाया गया था। युक्ति बाबा को बाहर ले आई और सोफे के सामने बिठाते हुए बोली, बाबा ये साहिल है, मेरे साथ ऑफिस में काम करते हैं। इन्हें ऊपर का कमरा किराए पर लेना है, तो आप एक बार बात कर लो। श्योर युक्ति, बाबा ने कहा और साहिल से बाल करने लगे। साहिल का परिवार, उसकी पढ़ाई, ये सब पूछने लगे और आखिर में कहा, साहिल तुम उस कमरे में रह सकते हो, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक रिक्वेस्ट है, प्लीज शराब की बोतलें घर के अंदर मत ले आना। अंकल आप चिंता मत कीजिए, मैं वो सब घर के अंदर नहीं लाऊंगा, मुझ पर भरोसा रखिए, साहिल ने कहा। तो फिर ठीक है, तुम कल ही शिफ्ट हो सकते हो, बाबा ने कहा। उनकी बात सुन युक्ति भी खुश हो गई और बाबा को साइड से हग करते हुए बोली, आप बहुत स्वीट है। खुशी भी आ गई और दोनों को गले लगते हुए बोली, मैं भी हूँ, और सभी हंसने लगे। साहिल युक्ति की फैमिली देख सोचने लगा, ये फैमिली कितनी जेन्युइन लगती है। फिर क्यों युक्ति काम में गड़बड़ कर रही है? लगता है उसे डायरेक्टली पूछना ही बेटर आइडिया है। कल सुबह ही मैं उससे पूछ लूंगा कि क्यों इस सुपरमार्केट लॉस में चल रही है, तो फिर मैं कल सुबह यहाँ शिफ्ट हो जाता हूँ, साहिल ने कहा। श्योर, और नाश्ता हमारे घर में ही खा लेना, युक्ति ने कहा। डन, मुस्कुराते हुए साहिल ने कहा और चला गया। अपने वादे को पूरा करते हुए साहिल सुबह को ही उस कमरे में शिफ्ट हो गया और एडवांस भी दे दिया। युक्ति को ना जाने क्यों साहिल थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लगा था। दोनों साथ में सुपरमार्केट चले गए। रास्ते पर चलते चलते साहिल ने पूछा, क्या मैं कुछ पूछ सकता हूँ? युक्ति ने कहा, पूछो, मैंने सुना है ये सुपरमार्केट लॉस में चल रही है, तुम्हारे पास कोई आइडिया है क्या? साहिल ने पूछा। सच कहूँ तो ये चीज मेरे दिमाग में भी चल रहा है, क्योंकि हम अच्छे से प्रमोशन करते हैं, डिस्काउंट्स देते हैं और हमारे कॉम्पिटिटर्स से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं और रोज रात को हम टैली करते हैं। लेकिन महीने के अंत में जब रिपोर्ट विजयपुर ऑफिस जाती है, उसमें हमेशा लॉस दिखता है। मैंने शुक्ला सर से बात भी की लेकिन सर कहते हैं कि प्रमोशन और डिस्काउंट में ही सारा पैसा उड़ जाते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता प्रमोशन के लिए इतने पैसे जाते हैं। कुछ तो गड़बड़ है, युक्ति ने कहा। साहिल समझ गया कि कोई तो इस काम में मिला हुआ है और शुक्ला उसे सपोर्ट भी कर रहा है, वरना गलत रिपोर्ट हमें क्यों मिलती। मैंने एक बार तापस दीवान सर को ईमेल भी किया था लेकिन उनका कोई रिप्लाई नहीं आया, पाउट करते हुए युक्ति ने कहा। तुमने मेल किया था लेकिन कब? साहिल ने पूछा। 1 महीने पहले, जब मुझे कुछ गड़बड़ लगा, युक्ति ने कहा। शायद बिजी होंगे, साहिल ने कहा। हाँ, अमीर लोग अमीर बातें, युक्ति ने कहा और आगे बढ़ गई और साहिल उसे देखता ही रह गया। ऐसी बात नहीं है, कभी कभी लोग सच में बिजी होते हैं, साहिल सफाई देने लगा। तुम उनकी तरफदारी क्यों कर रहे हो? बहुत ही खड़ूस बॉस है, कभी अपने एम्प्लॉइज के बारे में जानने की कोशिश ही नहीं कि काम कैसा चल रहा है, सैटिस्फैक्शन है या नहीं। लेकिन नहीं, तापस दीवान को अपने ऑफिस से फुर्सत मिले तब ना, युक्ति ताने मारने लगी। यूं तो तापस उन लोगों से नफरत करता है जो उसका अपमान करते हैं, लेकिन युक्ति की बातों से तापस बटा साहिल को प्यार आ रहा था। अब जब ये पता चल गया है कि युक्ति इन सब के पीछे नहीं है, साहिल खुल के युक्ति से बात करने लगा। एक काम करो, मुझे बताओ तुम्हारी क्या क्या शिकायतें हैं, तापस से साहिल ने पूछा, लेकिन तब तक दोनों दुकान पहुंच गए थे। युक्ति गेट के बाहर तापस को देखते हुए बोली,
वैसे तो बहुत सारे कंप्लेंट्स हैं, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 2 से 3 बताऊंगी वरना दिन से शाम हो जाएगा। पहली बात, वो कभी सुपरमार्केट विजिट करने नहीं आते, तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि ब्रांच में क्या क्या चेंजेस आ रही है। दूसरी बात, सैलरी अच्छी मिलती है, लेकिन एम्प्लॉयज के सैलरी से भी कुछ नीड्स होते हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज को कहीं घूमने ले जाना या उनके लिए अलग से उनके जन्मदिन पर अलग से डिस्काउंट्स देना या उनके परिवार वालों के लिए इंश्योरेंस। ये सब भी मायने रखती है। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात को? हम समझ गया। मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ। कहते हुए साहिल दूसरी ओर देखने लगा। कर सकते हो? तुम थोड़ी तापस सर के असिस्टेंट हो या उनके खुफिया एजेंट, ये चीजें तापस सर को सोचनी होगी, हमें नहीं। चलो अंदर चलते हैं, युक्ति ने कहा और आगे बढ़ गई। तापस बटा साहिल भी उसे फॉलो कर अंदर आया। अंदर जाते ही साहिल युक्ति को गौर से नोटिस करने लगा, जो आज तक नहीं किया था।